स्वदेशी आक्रमण के अलावा विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के लिए प्राकृतिक कारण उत्तरदायी होंगे। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि कुछ जो कारण हैं उसमें प्राकृतिक कारणों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन प्राकृतिक कारणों के वजह से सिंधु सभ्यता जैसी महान नगरीय सभ्यता समाप्त हो गई। इन प्राकृतिक कारणों में मानवीय प्रयास भी प्राकृतिक परिवर्तन के कारण रहे होंगे और इसके परिणाम स्वरूप ये सभ्यता आर्थिक आधार अपना खो बैठी और इस कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ। तो जो मुख्य प्राकृतिक कारण माने जाते हैं वो माने जाते हैं, पहला हम उसको विभिन्न भागों में पढ़ने की सुविधा के लिए विभाजित कर लेते हैं। पहला जो है इसमें वो है जलवायु परिवर्तन। दूसरा कारण इसके अंदर माना जाता है बाढ़ का प्रकोप। तीसरा कारण हम इसको मान सकते हैं इसमें कि वहाँ पर नदियों की जलधारा में परिवर्तन हो गया। चौथा सब पॉइंट इसके अंदर हम मान सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जल प्लावन वहाँ पर हुआ। इसके अलावा अग्निकांड या अग्नि का प्रकोप, महामारी का प्रकोप, और इसमें और जो कारण माना जाता है वो माना जाता है भूमि की शुष्कता में वृद्धि होना। ये जो कारण है ये सिंधु सभ्यता के पतन के प्राकृतिक कारणों में माने जाते हैं। अब हम इसमें से एक एक कारण को लेके उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पहला कारण माना जाता है वो माना जाता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से सिंधु सभ्यता के पतन की जो बात करते हैं उनमें प्रमुख विद्वान हैं ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन ने कास्कोई, झालावन और बलूचिस्तान के विभिन्न सैंधव स्थलों में जो प्रचुर मात्रा में बांध पाए हैं तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान की तुलना में आद्यकाल में सिंधु प्रदेशों में या बलूचिस्तान में बहुत अधिक पानी बरसता होगा। और इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये भी बताया कि जिस हिसाब से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के निवासी अपने मकानों में या अपने निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे तो वो मानते हैं कि वहाँ पर और ईंटों के अलावा वहाँ पर जो पानी निकासी की विस्तृत व्यवस्था की गई है उसके आधार पर वो कहते हैं कि शायद उस समय में वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती होगी। और इसके अलावा वो इसका और जो तर्क देते हैं वो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की मोहरों पर गैंडा, हाथी, दरियाई घोड़ा और बाघ आदि का जो अंकन मिलता है वो भी ये बताता है कि हम सभी जानते हैं कि ये जो जितने भी अभी पशुओं के मैंने नाम लिए ये सब वो पशु हैं जो अपेक्षाकृत बहुत घने वनों में और आर्द्र जलवायु में मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि पंजाब और सिंध और राजस्थान और बलूचिस्तान के प्रांतों में वर्तमान की अपेक्षा उस समय बहुत ज़्यादा पानी बरसता होगा। और धीरे धीरे जब वहाँ पर जलवायु परिवर्तन होने लगा, जब जलवायु शुष्क और आर्द्र होने लगी तो यहाँ के निवासियों ने इन प्रदेशों को छोड़कर वो अन्य आर्द्र प्रदेशों की तरफ चले गए। इसके लिए वो ये भी एक तर्क देते हैं कि वर्षा की कमी क्यों हुई होगी वहाँ पे। तो कहते हैं कि ईंटों को पकाने के लिए और मकान बनाने के लिए उन लोगों ने काफ़ी मात्रा में जो वनों को काटा होगा या जो घास के मैदान पशुचारण से समाप्त हुए होंगे उसके कारण
यहाँ पर जलवायु चेंज होनी शुरू हुई और यहाँ पर धीरे धीरे वर्षा में कमी आ गई। तो इस आधार पर सैंधव पतन का कारण जलवायु परिवर्तन भी बताया जाता है, लेकिन ये मत भी अकाट्य नहीं है। कुछ विद्वानों ने इसका आलोचना की है या इस मत को काटते हुए ये बताया है कि हो सकता है कि सैंधव निवासियों ने हिमालय की तराई में इन पशुओं को देखा हो और वहाँ से उन्होंने इनके देखने की वजह से इन्होंने अपनी मुद्राओं पे मोहरों पर उनके चित्र बनाए हो। तो जलवायु परिवर्तन का जो तथ्य है इसको भी पूर्ण रूप से स्वीकार किया नहीं जाता है। अब दूसरा जो इसमें तर्क दिया जाता है वो दिया जाता है बाढ़ का प्रकोप। विद्वानों का मानना है कि सैंधव स्थल चूँकि नदियों के किनारे बसे हुए थे तो वहाँ पर बाढ़ की विभीषिका बड़ी मात्रा में रही होगी। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके दोनों ही विद्वानों ने मोहनजोदड़ो के पतन का कारण सिंधु नदी में बाढ़ को बताया है, क्योंकि उन्हें मोहनजोदड़ो के उत्खनन में बालू की विभिन्न या रेत की विभिन्न परतें प्राप्त हुई हैं और ये जो परतें हैं ये बाढ़ के प्रकोप को दर्शाती हैं। चित्रों का निर्माण में पतन के लक्षण दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अब मकानों में पुरानी ईंटों को प्रयुक्त किया जाने लगा। इसी प्रकार चित्रित मृत भांडों के स्थान पर सादे मृत भांड मिलने लगे। यहाँ तक कि मोहरों के निर्माण में भी पतन देखने को मिलता है कि अब केवल शैलखड़ी की मोहरें अब तो शैलखड़ी की मोहरें भी नहीं मिल रही थी और ना ही मोहरों पर लिपियाँ थीं। इसके अलावा प्रशासनिक तंत्र इतना ढीला हो गया था कि जिस सिंधु सभ्यता के चरम काल में हमें ईंट के भट्टे कभी भी नगर के अंदर नहीं मिल रहे थे, अब हम देखते हैं कि वहाँ पर नगर के बीच में ईंट के भट्टे के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा अब मुख्य सड़कों के स्थान गलियों के स्थान पर मुख्य सड़कों पर भी भवनों के द्वार देखने को मिलते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पर प्रशासनिक संयंत्र ढीला और कमज़ोर पड़ गया था और जो नगर निर्माण और नागरिक जीवन की विशेषताओं को या विशिष्टताओं को बनाए रखने में सफल नहीं हो पाया। इस वजह से ये सभ्यता धीरे धीरे अपना मूल स्वरूप छोड़कर देहाती सभ्यता हो गई और सभ्यता का पतन हो गया। उत्खनन में इस प्रकार के पतन के लक्षण हमें मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल और कालीबंगा आदि स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं। अन्य जो कारण माना जाता है वो माना जाता है आर्थिक कारण। तो विद्वानों का मानना है कि सैंधव सभ्यता के चरम का या उसके इतना विस्तृत होने का जो मुख्य कारण वो था वो आर्थिक कारण था और जब उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी या गड़बड़ाने लगी तो वो सभ्यता थी जो पतन की तरफ चली गई और सभ्यता का पतन हो गया। अब ये जो आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाई इसके भी अनेक कारण हैं कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण या नदियों में बाढ़ आने के कारण जो इनकी खेती थी उसमें कमी आई। इसके अलावा जब खेती प्रभावित होती है तो उद्योग धंधे भी प्रभावित होते हैं और यहाँ के उद्योग धंधे भी इसमें प्रभावित होने लगे। नदियों के दूर जाने से या मकरान जैसे क्षेत्रों में समुद्र तट से दूरी होने के कारण ये जो व्यापारिक केंद्र जो थे वो समाप्त होने लगे और इनके उद्योग धंधों में और व्यापार में गिरावट देखने को मिली। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम चरणों में विदेशी व्यापार में गिरावट के स्पष्ट प्रमाण देखने को
मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत का व्यापारिक संपर्क कम होने लगा, क्योंकि 1700 ईस्वी के आसपास पश्चिम और मध्य एशियाई देशों की राजनीति अशांत रही, और इसका जो प्रमुख प्रभाव पड़ा वो सिंधु सभ्यता के व्यापार पर पड़ा, और व्यापार में कमी आने के कारण ये सभ्यता थी जो वो छिन्न भिन्न हो गई, या इस सभ्यता का पतन हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, और जो आधुनिक शोधों में जो कुछ विद्वान, हालांकि ज़्यादातर ये माना नहीं जाता, पर कुछ विद्वान इसके अंतर्गत किसी धूमकेतु के या किसी ग्रह के टकराने के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बताते हैं। तो कुछ कहते हैं कि कोई विस्फोट जैसी कोई घटना हुई होगी जिसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, और अपने मत के समर्थन में वो लोग काफ़ी सारी बातें भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा हम इस बात को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन बातों को अभी ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। हालांकि कुछ शोधों में इन बातों को किया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अनेकों कारण बताए गए हैं, लेकिन अब लगभग विद्वान इस बात पर विश्वास करने लगे हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता का पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं रहा होगा, और इस सभ्यता के विभिन्न केंद्रों के लिए भिन्न भिन्न कारण या भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ उत्तरदायी रही होंगी। इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लगभग सभी कारणों को संक्षिप्त रूप में बात कर लिया है। अब जो हम नई टॉपिक पे बात करेंगे वो वैदिक सभ्यता पे बात करेंगे। नमस्कार।